हो गया? इधर देख रहे, ऊपर देख लो। अपन ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अरे यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा अपन ने। अब इसके बाद भी अपन बात करेंगे। इसी के अंदर क्लास में बताया गया था कितनी प्रकार के होते हैं, 2 का एग्जाम्पल लिया था। होते बहुत सारे हैं, 2 का एग्जाम्पल लिया था। एक लिया था अपन ने इको आर फर्स्ट, दूसरा क्या लिया था, हिंद सेकंड। अब अपने को यहाँ ये समझना है कि ये दोनों, इनके जो नाम दिए गए हैं, आपने ऊपर तो बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं। अब ये नाम कैसे आया और ये नाम कैसे आया, इसको अपने को समझना है। तो सुबह बताया था मैंने, यहाँ पर जो ये है किस जीवाणु से अलग किया गया था, इकोलाई से अलग किया गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, अरे बताया हुआ है, बोलो, इस्चेरिया कोलाई। अब इसमें जो इस्चेरिया है, ये पहला नाम किसका होता है, पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति का होता है। तो यहाँ पर ई जो है वो किसको बता रहा है, अपने को वंश को बता रहा है। दूसरा नाम जो यहाँ पर पूरा है आपका CO, ये किसको बता रहा है, जाति को बता रहा है। आर का मतलब यहाँ क्या होता है, प्रभेद, मतलब वर्ग। ए से लेकर जेड तक ये वर्ड यूज किए गए थे जो किसको बताते हैं, प्रभेद या वर्ग को बताते हैं। क्या बचा आपके पास, फर्स्ट। यहाँ पर ये बताता है किसको, परतक कर्म को, कि इसको कितने नंबर पर निकाला गया था। तो ई कोलाई से इसको कितने नंबर पर निकाला गया था, 1 नंबर पर। तो इस तरह से आपका नाम बन गया इको आर फर्स्ट। तो इको आर फर्स्ट एक प्रकार का कौन सा एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ऐसे अगर अपन दूसरे की बात करें, इसका पूरा नाम अगर अपन बोले तो क्या होता है, हीमोफिलस, आगे इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। अब इसमें H जो है ये किसको बताता है, वंश को। I और N किसको बताएगा, जाति को। कहने का मतलब है वंश कौन हो गया, हीमोफिलस, जाति क्या हो गई, इन्फ्लुएंजा। ऐसे यहाँ पर वंश कौन हो गया, इस्चेरियाई, और जाति क्या हो गई, कोलाई। उसके बाद क्या बचा आपके पास, डी का मतलब किससे है, यहाँ पर प्रभेद या वर्ग से है। और क्या बच गया आपके पास, सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, परतक कर्म, यानी निकाले गए कर्म का नाम हो गया। समझ गए बात। तो कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, जो नाम रखा जाता है वो इस तरह से रखा जाता है इनका। समझ गए बात। अरे सबको समझ में आ गया ने। हाँ, इसके बाद गौरीशंकर बोल क्या बताया था क्लास में, कौन सा टॉपिक पढ़ा था इसके बाद है, यहाँ तक क्या कंप्लीट हो चुका आपका, एंजाइम। याद करो अपन ने हेडिंग लगाई थी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। उसमें सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ लिया, पूरा एंजाइम को पूरा अपन ने पढ़ लिया है। अब अपने पास दूसरा साधन कौन आएगा, वाहक या वेक्टर आएगा। अब वाहक या वेक्टर जो है, पहली और काम की बात, वाहक जो होता है वो क्या काम आता है, किसी भी जीन को एक जीव से दूसरे में ले जाने के लिए, यानी ये कैरियर का काम करेगा। जैसे मान लो आपके पास एक यहाँ पर क्या है, वांछित जीन है, जिसको आप चाह रहे हो कि किसी दूसरे जीव में मैं लेके जाऊं, ठीक है। तो इस वांछित जीन को आप सीधे मान लो इस जीव में डालना चाह रहे हो यहाँ पर, और ये जीव में मान रहा हूँ कि क्या है, इकोलाई जीवाणु है। और मैंने लिखवाई थी एक लाइन, सबसे ज़्यादा काम में आने वाली परपोषी कोशिका कौन होता है, इकोलाई। सेकंड नंबर पे कौन होती है, यीस्ट। ये दोनों क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को इस वांछित जीन को किस में लेके जाना है, इकोलाई में। तो अब मैं इसको यहाँ सीधा नहीं डाल सकता हूँ, तब इसको मैं पहले किस में ऐड करूँगा, वाहक में। जैसे मेरे पास में कोई वाहक है, तो पहले मैं इस वाहक के अंदर मेरे वांछित जीन को जोड़ूंगा। तो मैंने इसको जोड़ दिया मान लो। अब वाहक में जैसे ही वांछित जीन, या क्या बोल सकते हो आप इसको, वांछित DNA, जैसे ही इसको इसमें जोड़ोगे तो ये क्या तैयार हो जाता है, उनरियोगज DNA तैयार हो जाता है आपका। अब इसको आप किस में डालोगे, ई कोलाई में। और ई कोलाई यहाँ पर क्या होता है, परपोषी सेल या परपोषी कोशिका होती है। समझ गए बात। तो आपका जो पुनर्योगज DNA, इसके साथ में यहाँ अंदर अब कौन आ चुका है,
वांछित जीन आया कि नहीं आया? आया है ना। तो वांछित जीन को किसी दूसरी परपोषी कोशिका में ले जाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वही क्या हो गया? वाहक हो गया। अब 2 क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। अगर पादप में आपसे कोई पूछे कि पादप में वाहक के रूप में आप क्या काम में लेते हो, तो पादप में वाहक के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं? टीआई प्लाज्मिड को काम में लेते हैं। ये तो हो गया इसका आंसर। अब काम की बात, टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसको आप कहाँ से निकालोगे? ये भी कहीं ना कहीं से तो आएगा ही अपने पास। तो टीआई प्लाज्मिड अपने पास कहाँ से आता है? याद रखना, एक जीवाणु का नाम है, क्या है बोलो? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो जीवाणु है इसके अंदर खुद के डीएनए के अलावा एक और क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए होता है। और अपन ने पीछे पढ़ा हुआ है कि अतिरिक्त जो डीएनए होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जो किस रूप में काम आता है? वाहक के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा प्लाज्मिड होगा? टीआई प्लाज्मिड। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर से कौन आया आपके पास? टीआई प्लाज्मिड आया, पहली बात। दूसरी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु क्या करता है? गांठें उत्पन्न करता है। किसमें करता है? याद रखना, पादपों की अगर बात करें तो कौन से पादपों में गांठें करता है? ये द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर गांठें कौन बनाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अब ये कैसे बनाएगा? जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसके अंदर, इस टीआई प्लाज्मिड में एक डीएनए होता है और उसका नाम क्या होता है? टीडीएनए होता है। साथ में एक जगह होती है जहां पर क्या पाया जाता है? वीर क्षेत्र पाया जाता है। तो जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर टीडीएनए है, मेन गांठें किसकी वजह से बनती है? टीडीएनए की वजह से बनती है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का जो अतिरिक्त डीएनए है उसको नाम क्या दिया? टीआई प्लाज्मिड। और इसके अंदर कौन है? टीडीएनए, जिसकी वजह से कौन से पौधे में? द्विबीजपत्री पौधे में क्या उत्पन्न होती है? गांठें। और इन गांठों को बढ़ाता कौन है? वीर क्षेत्र। कहने का मतलब है संक्रमण को तीव्र करने का काम कौन करता है? वीर क्षेत्र करता है। तो अब अगर इसको आपको वाहक के रूप में काम में लेना है तो पहले आप किसको उठाओगे? इसको उठाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या बन रही थी? गांठें बन रही थी। इसको आपने हटा दिया और इसकी जगह आपने किसको जोड़ दिया? वांछित जीन को अगर आप जोड़ दोगे तो अब जब ये कहीं दूसरी कोशिका में जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जा रहा है? वांछित जीन को लेके जा रहा है। अब ये जो वीर क्षेत्र थे वो किसका संक्रमण करेंगे? वांछित जीन का। तो एक खराब चीज आपने काम में बदल ली है। और किस रूप में इसको काम में ले लिया आपने? वाहक के रूप में अपन ने काम में ले लिया। समझ गए बात? अगर मैं जंतु की बात करूं कि जंतु के अंदर आप किसको वाहक के रूप में काम में लोगे, तो याद रखना, पहले अगर आपको वर्ड ये दिखाई दे, कौन सा? रिट्रोवायरस, तब तो आप इसको सही करोगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है आपको तब किसको राइट करोगे? रियोवायरस को। तो जंतु कोशिका के अंदर अपन वाहक के रूप में किसको काम में लेते हैं? रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस को हिंदी में बोला जाता है क्या? तो याद रखना, क्या बोलते हैं? जीवाणु बोझी। रिट्रोवायरस का जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब इसके अंदर यहां पर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होगा? पहली बात क्या होगा? क्योंकि रिट्रो क्या है? वायरस। वायरस में हमेशा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। तो ये आरएनए दिक्कत करता है। इस आरएनए की वजह से रिट्रोवायरस जिसमें भी जाएगा, आरएनए या डीएनए हो सकता है पर ज्यादा क्या होगा? आरएनए, क्योंकि वायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। हो सकता है डीएनए में, ये नहीं कह रहा नहीं होगा, पर ज्यादा क्या होगा? आरएनए होगा। अब देखो, रिट्रोवायरस मान लो किसी की बॉडी में जा रहा है तो रिट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आरएनए। और इस आनुवांशिक पदार्थ की वजह से जिसकी भी बॉडी में जाएगा वहां पर क्या पैदा होगा? कैंसर सेल्स पैदा होगी। अब बायोटेक ने क्या किया? इस रिट्रोवायरस को लिया और इसके अंदर जो आरएनए था उसको क्या कर दिया? हटा दिया। अब जो बेकार चीज थी वो तो हटा दी और इसके अंदर अब किसको डाल दिया? बायोटेक ने वांछित जीन को डाल दिया। अब ये जिस जिस जंतु के अंदर जाएगा उसके अंदर क्या लेके जाएगा? वांछित जीन लेके जाएगा। सीधी सी बात है। तो खराब चीज को यहां भी किसके रूप में काम में ले लिया गया है? वाहक के रूप में काम में ले लिया गया। तो दो क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन, पादपों के अंदर वाहक के रूप में किसको काम में लेते हैं? टीआई प्लाज्मिड को। और जंतुओं में वाहक के रूप में किसको काम में लेते हैं? रिट्रोवायरस या रियोवायरस को। समझ गए बात? समझ गए ना सारे? अब देखो, ये तो अभी वाहक की बात हुई है। अब वाहक के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मैंने आपको सुबह बताया था, क्या हेडिंग लगवाई थी?
बोलो क्या हेडिंग लगवाई थी? हाँ हरिशन, कहाँ हेडिंग लगवाई सुबह? इधर देखो, वाक के अंदर अपन बात करेंगे, एक तो वाक कौन से होते हैं? प्राकृतिक, नेचुरल जो मिलते हैं। अब नेचुरल वाक कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। नेचुरल वाक के रूप में एक तो क्या होता है? प्लाज्मिड, और एक क्या होता है? जीवाणु बोझी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज या रिट्रोवायरस, अभी जो बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों नेचुरल मिलते हैं, इनको प्राकृतिक वाक बोल दिया। अगर मैं कृत्रिम वाक की बात करूं, जो कृत्रिम तरीके से लेब के अंदर बनाए गए हैं जीन को ले जाने के लिए, उसमें सबसे पहला जो कृत्रिम वाक है उसका नाम क्या है? कोस्मिड। क्या है? कोस्मिड। वो वीडियो बनते रही मत ठीक देख लें। दूसरा फेजमिड, तीसरा बोलो BAC, चौथा बोलो YAC। BAC का पूरा नाम क्या होता है? B का मतलब बैक्टीरियल, A का मतलब आर्टिफिशियल और C का मतलब क्या होता है? क्रोमोजोम। तो नाम बन गया आपका। हिंदी में अगर बात करूँ तो मैं क्या बनेगा इसका नाम? आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, बैक्टीरियल मतलब जीवाणु, क्रोमोजोम मतलब गुणसूत्र। तो जीवाणु से बनाया गया कृत्रिम गुणसूत्र क्या कहलाता है? BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ऐसे ही YAC का नाम जो बोर्ड के एग्जाम में आया था आपके इस साल, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। तो यहां पर नाम क्या बन जाएगा? कृत्रिम कवक गुणसूत्र बन जाएगा हिंदी में नाम। समझ गए ना बात? तो यहां पर आपको 6 नाम याद रखने हैं, जिनमें 2 आपके जो वाक है वो कैसे हैं? प्राकृतिक है, और 4 कैसे हैं? कृत्रिम है। इनमें क्वेश्चन, सबसे छोटा वाक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा वाक कौन सा है, तो क्या नाम याद रखना है? प्लाज्मिड का। अगर सबसे बड़ा वाक आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वाहक कौन सा होता है, तब आपको नाम क्या याद रखना है? YAC। सबसे छोटा और बड़े का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपको छोटा खंड लेके जाना है DNA का, तो छोटा खंड तो आराम से आप किस में जोड़ सकते हो? प्लाज्मिड में जोड़ दो, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपको DNA का बहुत बड़ा खंड दे दे, तो बहुत बड़ा खंड प्लाज्मिड में जुड़ेगा नहीं, तब आपको क्या चाहिए? YAC। इसलिए इसको सबसे बड़ा वाक बोला गया। यानी इसमें आप कितना भी बड़ा DNA ले जाके दूसरी कोशिका में डाल सकते हो। समझ गए बात? और आगे बोलो, आगे क्या करवाया था बोलो? नोट लगवाया था, और नोट में मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, और वो चीज़ मैंने क्या लिखवाई थी आपको? कि जो TI प्लाज्मिड होता है, इस TI प्लाज्मिड को एक नाम दिया जाता है। इस TI प्लाज्मिड को बोलते हैं अपन क्या? नेचुरल इंजीनियर बोलते हैं इसको। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि TI प्लाज्मिड को प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता बोला जाता है, नेचुरल इंजीनियर बोला जाता है। क्यों? हाँ पीछे राम कुमार, क्यों? आंसर, अरे क्यों का आंसर यहाँ हुए? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस में क्या है? TI प्लाज्मिड है। अरे क्यों का जवाब बोलो, सुबह बताया था मैंने क्लास में। ये ट्रांसप्लांट कर देता है किसका? जीन का, डाल दे दूसरी कोशिका में, खुद ही जीन को डाल देता है ना, जीन को डाल देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जो है, इसको बोला जाता है प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता। किसके कारण बोलते हैं इसको? ये TI प्लाज्मिड के कारण बोला जाता है, खुद ही जीन को डालता है इसलिए। अब देखो अगली हेडिंग मैंने लगाई थी वाक के गुण। वाक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तब उसको आप एक अच्छा वाक बोलोगे, है ना। इधर देखो सारे के सारे,
वाक्य के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए, तब आपको याद रखना है क्या होना चाहिए वाक्य के अंदर, ओरिस्थल होना चाहिए। ओरी का मतलब इंग्लिश में बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हिंदी में अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिकृतिकरण का उद्भव। कहने का मतलब है जो कॉपी बनती है, जैसे मान लो मैं एक वाक्य मान लूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक वाक्य है, ये वाक्य है, तो इस वाक्य के अंदर एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर क्या होना चाहिए, ओरी। क्योंकि इस ओरी की वजह से जो भी जीन आप इसमें जोड़ोगे, वांछित जीन या वांछित डीएनए, इसकी कॉपी तभी बनेगी जब क्या होगा, ओरी होगा। तो एक वाक्य के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए, उसमें ओरी होना चाहिए, यानी जिस जगह से आपके द्वारा जोड़े गए वांछित जीन की क्या स्टार्ट हो, कॉपी बनना स्टार्ट हो। कहने का मतलब क्या स्टार्ट हो, प्रतिकृतिकरण। पीछे वाला चैप्टर जो पढ़ा था जेनेटिक्स वाला अपन ने, उसमें पूरी प्रक्रिया पढ़ी है अपन ने, कैसे डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। राम कुमार पढ़ी थी क्या, हैं, कल टेस्ट है ना। आगे देखो, दूसरा गुण जो वाक्य में होना चाहिए, उसमें आपको याद रखना है क्या होना चाहिए, चयनात्मक मार्कर होना चाहिए। कहने का मतलब है कौन होना चाहिए, तब याद रखना क्या होने चाहिए, इसमें मार्कर जीन होने चाहिए। एक नाम और आता है, मैंने बताया था आपको, वो भी आपको ध्यान रखना है, वर्णात्मक चिन्हक। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब यही बात है। चयनात्मक मार्कर को ही क्या बोलते हैं, वर्णात्मक चिन्हक बोला जाता है। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हुआ, 12वीं क्लास में डायग्राम था, एक था क्या, PBR 322 का, उसके अंदर एक साइड इधर तो लिखा हुआ था TT के ऊपर R, और इधर लिखा हुआ था AMP के ऊपर R, है ना ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो TT का मतलब मैंने क्या बताया था, क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, और AMP का मतलब क्या होता है, एम्पीसिलिन। यहाँ R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधक। तो कहने का मतलब यह है, चयनात्मक मार्कर या वर्णात्मक चिन्ह वो होते हैं जहां आप किस चीज को जोड़ोगे। ये बात ध्यान रखनी है कि वाक्य के अंदर चयनात्मक मार्कर या मार्कर जीन या वर्णात्मक चिन्ह वो जगह होती है जहां पर आप किसको जोड़ते हो, वांछित जीन को जोड़ते हैं। समझ गए बात। और जिस जगह जोड़ा जाएगा वो जगह क्या कहलाती है, तब आपको ध्यान रखना है वो जगह क्या कहलाती है, क्लोनिंग स्थल। कहने का मतलब है तीसरा गुण क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल। तो 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, वाक्य के अंदर क्या होना चाहिए, ओरी स्थल, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जहां से कॉपी बनना स्टार्ट हो जाए वो चीज होनी चाहिए। दूसरा, वाक्य में क्या होना चाहिए, मार्कर जीन, यानी वो जगह होनी चाहिए जहां पर आप किसको जोड़ोगे, वांछित जीन को। और जिस जगह इसके अंदर अपन जोड़ते हैं वो क्या कहलाती है, क्लोनिंग स्थल कहलाती। समझ गए बात, अरे समझ गए ना सारे। आगे आगे बोलो, वाक्य गुण हो गए। उसके बाद वाक्य के बाद में क्या आता है, वांछित जीन। भाई अपन ने पहला साधन पढ़ लिया किसको, एंजाइम को। दूसरा साधन किसको पढ़ लिया, वाक्य को। अब तीसरा साधन अपने पास क्या आएगा, वांछित जीन आएगा। अब वांछित जीन में आपको पहले लाइन याद रखनी है, जिसको अपन किस में जोड़कर, वाग में जोड़कर किसी दूसरे जीव के अंदर डाला जाता है, वही क्या कहलाता है, वांछित जीन कहलाता है। समझ गए बात। उसके बाद लास्ट अपन ने किसकी बात करी थी, परपोषी कोशिका की बात करी थी। लास्ट साधन अपना आनुवांशिक अभियांत्रिकी का। तो परपोषी कोशिका किसको बोलते हैं, वांछित जीन को वाग में जोड़ने के बाद ये क्या तैयार हुआ आपके पास, पुनर्योगज डीएनए तैयार हुआ है ना। इसको जिस कोशिका में डालते हैं वो कोशिका ही क्या कहलाती है, परपोषी कोशिका। समझ गए बात। और इसमें आने के बाद में जो आपका पुनर्योगज डीएनए, इसमें क्या लगा हुआ है, वांछित जीन लगा हुआ है ना, इसकी यहाँ पर क्या बन जाती है, बहुत सारी कॉपी बन जाती है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका लेते हैं अपन, ई कोलाई का। क्योंकि ई कोलाई कम से कम कितनी कॉपी बना देता है, 20 कॉपी अपने आप बना देता है। किसकी, वांछित जीन की। क्योंकि देखो वांछित जीन किस में जुड़ा हुआ है, ये क्या है यहाँ पर,
और अभी बोल के आए हो थोड़ी देर पहले, इसमें क्या होती है, यानी जो वांछित जीन है इसके अंदर जाने के बाद जो कॉपी बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, ओरी की वजह से बन रही है। समझ गए बात। और इसको अपन काम में क्यों लेते हैं, तो पीछे मैंने लाइन लिखाई थी, क्योंकि इसकी जो विभाजन की क्षमता वो क्या होती है, इसका जो गुणन है मल्टीप्लिकेशन 1 से 2 4 6 8 वो क्या होता है, तीव्र होता है। तो आपकी कॉपियाँ क्या बनेगी, जल्दी बनेगी। समझ गए बात। ये साधन पूरी हो गए। अब देखो अभी तो 4 साधन पूरी में, पहला आपने पढ़ा एंजाइम, वापस रिपीट करवा रहा हूँ। एंजाइम के अंदर आपने सबसे पहली बात करी किसकी, डीएनए को बाहर निकालने वाले एंजाइम। उसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ा था राम कुमार, डीएनए को निष्कासित करने वाले एंजाइम, नाम बोल फटाफट तीनों के हैं। सेलुलेज, दूसरा, तीसरा। सेलुलेज किस में काम में लेते हैं, पादप कोशिका में, काइटिनेज कवक कोशिका में, और जीवाणु में या जंतु में लाइसोजाइम। फिर दूसरा पढ़ा डीएनए का पाचन करने वाले। आपने डीएनए को बाहर तो निकाल लिया है, अब उसका क्या करोगे, पाचन, मतलब उसको तोड़ोगे आप खंडों में। तोड़ने के लिए 2 एंजाइम काम आते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए को किनारों पर काटता है, एग्जांपल डीएनए फॉस्फेटेज। एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को बीच में से काटता है, उसमें 2 पढ़े, इको आरपस और हिंद सेकंड पढ़े अपन ने। फिर अपन ने बात करी थी डीएनए को जोड़ने वाले, उसमें एक ही था लाइगेज, ये तो हुआ एंजाइम। फिर क्या पढ़ा, वाक। अभी आज पढ़ा अपन ने, वाक में 6 नाम याद रखने हैं, पहला प्लाज्मिड, दूसरा जीवाणुभोजी, दोनों क्या है, प्राकृतिक वाक। उसके बाद में 4 कोस्मिड, फेजमिड, बीएससी और वाईएससी क्या होते हैं, कृत्रिम वाक। सबसे छोटा कौन सा है, प्लाज्मिड, सबसे बड़ा कौन सा है, वाईएससी है। फिर आपने बोला कि एक आदर्श वाक के रूप में, बोला नहीं अभी बोलेंगे, एक आदर्श वाक के रूप में अपन किसको लेते हैं हमेशा, पीबीआर 322 को। और पीबीआर 322 भी एक तरह का कौन सा कृत्रिम वाक है। पीबीआर 322 के अंदर जो आपको बातें याद रखनी है, उसमें सबसे पहली बात इसकी पूरा नाम क्या है। पी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड। बी का मतलब क्या होगा, बोलीवर। और आर का मतलब क्या होता है, रोड्रीगेज। और 322 यहाँ पर क्या है, प्रयोगों की संख्या है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद पीबीआर 322 के अंदर क्या क्या होता है तब आपको याद रखना है। पीबीआर 322 में 2 तो होते हैं प्रतिरोधी प्रतिजैविक जीन, जिसमें पहला तो है एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। कहने का मतलब है मार्कर जीन। क्या होते हैं, क्योंकि मार्कर जीन की जगह हमेशा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों को लगाया जाता है। और इसके अंदर ही कट मार्कर किसको जोड़ा जाता है, वांछित जीन को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस पर कट मारने वाले 2 एंजाइम कौन से हैं, तब आपको नाम ध्यान रखने। इस पर कट मारने वाले पहला एंजाइम तो क्या है, वामपस्ट। और दूसरा एंजाइम कौन सा है, कौन सा है बोलो, पीएस नहीं था, पीवीएल। कौन सा, फर्स्ट। अगर बात करूं एम्पिसिलिन पर कट मारने वाले 2 कौन से हैं, तो यहां पर कौन सा था, पीएसटी फर्स्ट, और दूसरा कौन सा था, पीवीयू। इसमें भी कौन सा है, फर्स्ट है। तो यहां पर देखो बात को समझना, एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन, टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधी जीन, ये दोनों क्या हैं, तब याद रखना दोनों क्या हैं, ये मार्कर जीन है। पीछे बोल के आए हो, मार्कर जीन वो जगह होती है जहां पर किसको जोड़ा जाता है, वांछित जीन को। वांछित जीन को जोड़ने से पहले यहां काटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो काटने के लिए यहां पर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पर काटने के लिए 2 एंजाइम, ये दोनों एंजाइम क्या हो गए आपके यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि काटने के लिए आणविक कैंची या रासायनिक चाकू के रूप में अपन किसको यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, क्योंकि ये बीच में से काटता है। ठीक है ना। तो इसमें पहला हो गया BAMH फर्स्ट और दूसरा हो गया PVL फर्स्ट। किस साइड में, टेट्रासाइक्लिन के साइड में। कौन सा है, SAL। इधर अगर बात करूं एम्पिसिलिन वाली जगह पर, तो इधर अगर काटेंगे अपन तब 2 कौन से हो गए, PST फर्स्ट और PVU फर्स्ट। ठीक है ना। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद याद रखना है कि पीबीआर 322 में क्या होती है, ओरी, कॉपी बनाने वाली जगह। और क्या याद रखना है, इसमें क्या होती है, रोप प्रोटीन। मतलब कॉपी में जो काम आएगी वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, रोप प्रोटीन, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। समझ गए बात, और कुछ था क्या, ठीक है ना।
जो वाक होगा उसमें होगा ही होगा। जिस वाक में ओरी होगा उसमें ये क्या होगा, प्रोटीन होगा, क्योंकि ओरी का मतलब है वो जगह जहाँ से कॉपी बनना स्टार्ट होगी, और कॉपी बनाने के लिए क्या है, ये प्रोटीन है, होगी। अब वो अलग बात है कि दर्शाया किस में इसको अपन ने, पीबीआर में, क्योंकि पीबीआर को आदर्श वाक के रूप में काम लिया जाता है। अब गोभी निकालो और अगली हेडिंग लगाओ। देख लो इधर, तीनों किस में है ये, वांछित जीन में। प्राकृतिक जीन, अपन किसी भी जीव से अगर कोई जीन निकालते हैं, निकाला गया जीन, तो वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक जीन। जैसे मान लो ये कोई पौधा है आपके पास, और इस पौधे के अंदर क्या पड़ा है, जीन था, वांछित कब बना, आप चाह रहे हो कि मैं इस पौधे का जीन किसी दूसरे पौधे में डालूं, तो ये क्या बन जाएगा, वांछित बन जाएगा ना। तो ये जो जीन है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक जीन कहलाता है। cDNA, या इसको अपन एक नाम और देते हैं, बोलो, पूरक डीएनए बोलते हैं। ये किससे बनता है, आपको बताया गया था, हमेशा कोशिका में डीएनए से किसका निर्माण होता है, डीएनए का। फिर डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। लेकिन एमआरएनए से वापस क्या बन जाए, डीएनए बन जाए, जो काम कौन से एंजाइम की वजह से होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से होता है ये काम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, एमआरएनए से वापस क्या बना देता है, डीएनए। तो अब जो डीएनए बनेगा वो डीएनए क्या कहलाएगा, cDNA कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि cDNA किसको बोलेंगे अपन, एमआरएनए से बने हुए डीएनए को क्या बोलेंगे, cDNA। इसमें आपको दो बातें याद रखनी थी। पहली बात, पहला संश्लेषित डीएनए किसने बनाया था, तब आपको याद रखना है, पहला संश्लेषित डीएनए किसने बनाया था, कौन बर्ग ने बनाया था। और पहला संश्लेषित जीन किसने बनाया था, तब आपको याद रखना है, पहला संश्लेषित जीन बनाया था HG खुराना ने। लेकिन ये काम नहीं किया था, नाम भी मैंने लिखवाया था, tRNA एलेनिन था इसका नाम। समझ गई बात। अब हेडिंग लगा लो। देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। उसमें सबसे पहला साधन कौन सा पढ़ा, एंजाइम पढ़ा। उसके बाद दूसरा साधन कौन सा पढ़ा अपन ने, वाक पढ़ा। उसके बाद तीसरा साधन कौन सा पढ़ा अपन ने, इसके अंदर वांछित जीन पढ़ा। और वांछित जीन के बाद में लास्ट चौथा साधन कौन सा पढ़ा, परपोषी कोशिका। अभी तो केवल साधन पढ़े अपन ने। अब अपन पढ़ेंगे प्रक्रिया कि ये चारों में काम कैसे होगा और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, उत्पाद। वो कैसे मिलेगा वो चीज़ अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया। लगा ली हेडिंग। इधर देखो, पहले समझ लो क्या है ये। जैसे मान लो आपके पास एक कोशिका है, सबसे पहले तो ये मेरे पास मान लेता हूँ मैं एक कोशिका होगी, ठीक है। कोशिका है मतलब क्या होगा, इसमें केंद्रक होगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया केंद्रक। केंद्रक है मतलब क्या होगा, अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। सबसे पहला काम अपन इस कोशिका से डीएनए का क्या करेंगे, अरे बोलो तो। पहले हेडिंग यही पढ़ी थी अपन ने कि किसी भी कोशिका से डीएनए को पहले क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है।
याद करो डीएनए को बाहर निकालने के लिए एंजाइम, अगर कोशिका पादप की है तो सेलुलेज, अगर कवक की है तो काइटिनेज, अगर जीवाणु या जंतु की है तो लाइसोजाइम। पढ़ा हुआ है अपन ने। मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि किसकी, अपने को क्या पढ़ना है, प्रक्रिया पढ़ना है। तो मैंने इस डीएनए को बाहर निकाल लिया यहाँ से, यानी डीएनए का मैंने निष्कासन कर लिया। अब ये आपको अंडरस्टूड है कि पादप की है या कवक की है, जंतु की है या जीवाणु की है, लिखवा दिया पीछे आपको। ये डीएनए अपना बाहर आ गया। अब दूसरा काम अपन क्या करेंगे, जो डीएनए बाहर आया इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने का मतलब क्या करेंगे, पाचन करेंगे। और पाचन करने के लिए हमेशा एंजाइम काम आता है, कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब इसमें कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो डीएनए यहाँ पर जैसे ही आपने ये एंजाइम इस पर डाला, वैसे डीएनए के टुकड़े हो गए। अब वो टुकड़े छोटे बड़े ऐसे हो गए, कोई फिक्स नहीं हुए, कोई छोटा है कोई बड़ा, ऐसे डीएनए के टुकड़े हो गए बहुत सारे। यानी कहने का मतलब है डीएनए के क्या बन गए, खंड बन गए। क्या बन गया, खंड बन गए डीएनए के। अब देखो जो डीएनए के खंड बने हैं, आपने 12वीं क्लास में पढ़ा है, यहाँ मैंने बताया जो खंड बने वो फिक्स नहीं बने, कोई छोटा बन गया, कोई बड़ा बन गया, कोई बड़ा बन गया, ठीक है ना, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बने। और आपको इन खंडों में से छांटना किसको, आगे जाके वांछित डीएनए का खंड छांटना है। लेकिन अभी आपको नहीं मिला है, सारे मिक्स में पूरे के पूरे। एक बात और ध्यान रखना, आगे आएगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, आपने जो ये डीएनए बाहर निकाला है यहाँ पर, इस डीएनए के साथ में यहाँ कोशिका द्रव्य भी आता है, मिक्स में होता है कोशिका द्रव्य, आगे लिखवाऊंगा पर यहाँ याद रखना। कोशिका द्रव्य मिक्स में, इसमें से किसको अलग करना है आपको, डीएनए को अलग करना। अभी अलग नहीं है, अभी ये दोनों मिक्स में है आपके पास में। तो इसको डीएनए को अलग करने के लिए एक पात्र लेते हैं, उस पात्र के अंदर आपने डाल दिया, डीएनए भी आपका पड़ा है और कोशिका द्रव्य भी आपका पड़ा है, ठीक है। अब केवल इसमें से अपने को क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। या यहाँ मान लो कि यहाँ जो खंड है उसके साथ में क्या पड़ा है, कोशिका द्रव्य पड़ा है। अब अपने को तो क्या चाहिए, एक अलग डीएनए चाहिए ना। तो इसके अंदर डाला जाता है चिल्ड एथेनॉल। क्या डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल, है ना रिक्शा। हाँ, चिल्ड एथेनॉल जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही इसमें चिल्ड एथेनॉल पड़ेगा, है ना, वैसे डीएनए खंड तो नीचे बैठ जाएगा और कोशिका द्रव्य ऊपर ऊपर तैरेगा। तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए ना। अब केवल किसको बाहर निकाल लो, डीएनए को बाहर निकाल लो। आगे आएगी ये बात, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। जो ड्रिंक है उसमें भी क्या होता है, एथेनॉल ही होता है। अब वो चिल्ड डिपेंड करता है फ्रिज पे कि है कि नहीं है। इधर देखो, तो अब अपन ने क्या किया, डीएनए जो खंड मिले, इन डीएनए खंडों को साइज के आधार पर व्यवस्थित करना है। और डीएनए खंडों को साइज के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जेल विद्युत कण संचलन। तो इसमें क्या होता है, आपका पढ़ा हुआ है कि एक पात्र होता है जिसमें एक साइड में होता है पॉजिटिव चार्ज, एक साइड में होता है नेगेटिव चार्ज। डायग्राम के अंदर पीछे वाले क्लास में नीचे ऊपर करवाया था, यहाँ ऊपर लिख गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहली और काम की बात, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में माध्यम किसका होता है, अगार जेल का। और अगार जेल कहाँ से मिलती है, तब इसमें आपको याद रखना है, कहाँ से मिलती है, एक मिनट, हाँ, अगार जेल कहाँ से मिलेगा, यहाँ क्वेश्चन याद रखना है, क्या बता सकता है। इसके अलावा दो और है, वो बोलो फटाफट। इसके अलावा दो और है, वो बोलो। समुद्री घास प्लस जिलेडियम प्लस
ग्रेसिलेरिया। समुद्री घास, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये तीनों की तीनों लाल शैवाल होती है। क्या होती है? लाल शैवाल। तो याद रखना, अगार जेल जो है वो लाल शैवाल से प्राप्त होती है, जिसमें समुद्री घास, जिलेडियम और क्या होती है? ग्रेसिलेरिया होती है। इनसे इसको लिया जाता है और ये विलियन बनाया जाता है। अब मेरा पहला क्वेश्चन, अगार जेल को ही क्यों लिया काम? और कुछ था नहीं क्या? अरे इसी को क्यों काम में लिया, और कुछ था नहीं क्या? बोलो। अगार जेल को इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि अगार जेल कौन सा प्रभाव दिखाती है? छलनी प्रभाव दिखाती है। यानी आसानी से आप इसमें से डीएनए को क्या कर सकते हो? बाहर निकाल सकते हो। इसलिए किसको काम में लिया? अगार जेल को। तो जैसे ही अगार जेल को अपन ने काम में लिया, अब ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, नीचे क्या है? नेगेटिव है। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं? तो याद रखना क्यों का कारण, क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट समूह है। तो डीएनए फॉस्फेट समूह के कारण कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब डीएनए खंड ऋणात्मक, ऊपर क्या है? प्लस है ना, धनात्मक है ना, तो धनात्मक से क्या होगा? डीएनए आकर्षित। तो छोटे खंड तो आपके कहाँ हो गए? ऊपर। फिर बड़े इससे कहाँ हो जाएंगे? नीचे। इस तरह से फिर और बड़े नीचे। तो यहाँ इस तरह से आपके डीएनए के खंड व्यवस्थित हो गए, जिसमें सबसे छोटा खंड तो ऊपर और सबसे बड़ा खंड नीचे। सबसे छोटे ऊपर ही क्यों है? क्योंकि डीएनए होता है नेगेटिव, जो किससे आकर्षित होगा? पॉजिटिव से। और आपने बोला है अगार जेल कैसा प्रभाव दिखाता है? छलनी प्रभाव। यानी आसानी से आपकी डीएनए जो नीचे थे वो आसानी से कहां चले जाएंगे? आकर्षित होकर ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से अब आपके पास डीएनए के खंड सारे क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए ना। अब आगे लिखवाऊंगा, यहां बता रहा हूं आपको, अभी दिखाई नहीं दे रहा इसमें कि डीएनए के खंड छोटे ऊपर है बड़े नीचे, अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको ये, ठीक है ना। तो दिखाने के लिए आप इसमें एक चीज डालते हो, और वो चीज अपन डालते हैं इसके अंदर ETBR। क्या डालते हैं? ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। तो इसके अंदर अपन डालेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद आप इस पर क्या डालते हो? यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें। जैसे ही पराबैंगनी किरणें डालोगे, डीएनए के सारे खंड आपको कैसे दिखाई देंगे? नारंगी रंग के दिखाई देते हैं, यानी वो चमकने लग जाते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि छोटे खंड ऊपर है, बड़े नीचे हैं। अब जितना बड़ा खंड चाहिए उतने बड़े खंड को कौन सी प्रक्रिया से? छालन। डीएनए को, यानी डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से बाहर निकालना क्या कहलाता है? छालन या इल्यूशन कहलाता है। तो जितना बड़ा खंड चाहिए उतना बाहर निकालो। अब मैं मान रहा हूं कि मेरे पास इतना बड़ा खंड आ गया, तो जो खंड निकाला अब वो क्या बन गया? आपका वांछित जीन। देखो याद करो, साधन में पहला साधन एंजाइम। एंजाइम निकालने के लिए चाहिए आपको, अगर पादप किए तो क्या चाहिए? सेलुलोज। बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद डीएनए को तोड़ा, एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएज। फिर एंजाइम के बाद में डीएनए के क्या बनाए आपने? खंड। उन खंडों को आपने साइज के आधार पर क्या किया? व्यवस्थित। व्यवस्थित करने के बाद इसमें से जो खंड निकाला बाहर, प्रक्रिया का नाम छालन। अब ये आपका क्या आ गया? वांछित जीन। दूसरा साधन हो गया। तीसरा साधन कौन सा होगा? इसको किस में जोड़ोगे आप? वाक के अंदर। ये मेरे पास वाक है, तो मैं इसको इस वाक में जोड़ूंगा, और जैसे ही मैं इसको इस वाक में जोड़ूंगा, ये मैंने जोड़ दिया वाक के अंदर, अब मेरा ये क्या तैयार हो गया? पुनर्योगज डीएनए तैयार हो गया। फिर इस पुनर्योगज डीएनए को, अब देखो अभी यहाँ पुनर्योगज डीएनए में कितना है? एक ही है, एक ही है ना। मान लो लाखों चाहिए आपको, तो लाखों चाहिए तो आपको कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी? पीसीआर। इसका पूरा डिस्कस आगे करेंगे अपन। पीसीआर से इस एक के क्या बन जाते हैं? बहुत सारे बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 4 दिखा रहा हूँ, बहुत सारे, और बहुत सारों के अंदर क्या पड़ा है? ये वांछित जीन। अब इनको आप किस में ट्रांसफर करोगे? परपोषी कोशिका के अंदर ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर करने के बाद में क्या प्राप्त करते हैं अपन? उत्पाद। उत्पाद कौन सा? जो भी इस वांछित जीन से बनेगा वो अब किस में बनेगा? परपोषी कोशिका में। उस उत्पाद को अपन प्राप्त कर लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। पूरे 4 साधन काम आए हैं क्या? देखो, पहले में एंजाइम, दूसरे में एंजाइम, पहला साधन। दूसरा साधन वांछित जीन काम आया कि नहीं आया? तीसरा साधन वाह काम आया कि नहीं आया? चौथा साधन परपोषी कोशिका काम आई कि नहीं आई? तो 4 साधन अपने को चाहिए किसके अंदर है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया के अंदर। समझ गए बात? उतारो इसको।
उतारना तो सारा ही है, मैं व्यवस्थित लिख देता हूँ थोड़ा सा। पीछे नया टॉपिक है, समझ लो, है ना, शीट सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो। सबसे पहला पद इसमें कौन सा होता है? डीएनए को अलग करने का। दूसरा पद कौन सा होता है? डीएनए का पाचन, मतलब खंडों में तोड़ना, ठीक है। तीसरा पद कौन सा होता है? डीएनए को साइज के आधार पर व्यवस्थित करना। फिर चौथा पद इसके अंदर कौन सा होता है? पीसीआर का। और पांचवा पद कौन सा होता है? स्थानांतरण का। यानी 5 पदों में अपन इसका डिस्कशन करेंगे और लास्ट में क्या मिलेगा अपने को? उत्पाद मिलेगा। तो 1 बाय 1 1 2 3 से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन। ये मैंने पूरा बताया कि प्रक्रिया कैसी होती है। उतारो ताकि क्लास में उतारना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाए और ज़्यादा। और जो यहाँ समझने की कम कोशिश कर रहा है वो थोड़ी ज़्यादा कर ले। ऑप्शन एक जनरल नहीं है खाली। देखो अभी चैप्टर जो पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाया जा सकता है, टाइम नहीं इतना अपने पास। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करने की कोशिश करो। विक्रम भार्गव क्या है? मिलमन देख मन विक्रम पढ़ रहे हैं।
उतार लिया सबने? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब एक नंबर हेडिंग लगा लो, फिर एक नंबर हेडिंग लगा लो, डीएनए का निष्कासन। और थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना। डीएनए का निष्कासन लिखो इसमें, डीएनए का निष्कासन में लिखो। इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से, इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से, इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से, उपयुक्त एंजाइम को अंडरलाइन करो। इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से डीएनए को कोशिका से निकाला जाता है। डीएनए को कोशिका से निकाला जाता है। इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से डीएनए को कोशिका से निकाला जाता है। एक लाइन लिखाई है, मैंने अंडरलाइन करवाया है। इसमें डीएनए का निष्कासन, पहला पॉइंट है ना, इसमें उपयुक्त एंजाइम की सहायता से डीएनए को निकाला जाता है। उपयुक्त एंजाइम का मतलब पादप है तो सेलुलोज है, कवक है तो काइटिनेज है, जंतु है तो लाइसोजाइम है। समझ गए ना बात? क्यों लिखवाया मैंने उपयुक्त एंजाइम? क्योंकि अगर अपने को पर्टिकुलर नाम देता कि पादप की कोशिका है, तब अपन सीधा बोलते सेलुलेज एंजाइम से डीएनए को बाहर निकाला जाता है। समझ गए ना ये बात? दूसरी हेडिंग लगा लो, डीएनए का पाचन। 2 नंबर। 1 मिनट रुको, इससे पहले एक स्टार पॉइंट लगाओ। हाँ, काट दो तो कट जाएगा, काट दो, स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट लगाओ। मैंने जो समझाया था वो बोला था ना, लिखवाऊंगा, लिखो। डीएनए को कोशिका द्रव्य से पृथक करने के लिए, डीएनए को कोशिका द्रव्य से पृथक करने के लिए डीएनए को कोशिका द्रव्य से पृथक करने के लिए हाँ दिनेश, मंगवाती हूँ। हेलो, मैं थोड़ा सा क्लास में था ना, 20 मिनट तक कर दी। देखो, ये मैंने उस टाइम समझाया था आपको। आपने जो डीएनए बाहर निकाला ये अकेला थोड़ी निकला है, इसके साथ में क्या है? कोशिका द्रव्य है ना। तो आपको तो क्या चाहिए? अकेला डीएनए। तो इस डीएनए को अकेले प्राप्त करने के लिए एक पात्र के अंदर आप क्या डालोगे? चिल्ड एथेनॉल। जैसे ही चिल्ड एथेनॉल डालेंगे, डीएनए तो नीचे अलग हो जाएगा और ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। यानी इस तरह से आपने केवल किसको बाहर निकाल लिया? डीएनए को बाहर निकाल लिया। समझ गए बात? पीछे अब हेडिंग लगा लो। 1 मिनट को हेडिंग से पहले एक डायग्राम उतार लो ताकि क्लियर हो जाए इसको अच्छी तरीके से। इतनी जल्दबाजी क्यों करे तो? देखो, जैसे मान लो ये डीएनए था। अब इस डीएनए को बाहर निकालने के लिए आप कौन कौन से एंजाइम काम में ले सकते हो? या तो सेलुलेज, या कौन सा? काइटिनेज, या कौन सा? लाइसोजाइम। अब अगर
सेलुलोज मतलब किसकी कोशिका है? पादप की है तब। काइटिनेज मतलब किसकी कोशिका है? कवक की है तब। और जंतु और जीवाणु की अगर कोशिका है तो क्या काम मिलोगे आप? लाइसोजाइम काम मिलेंगे। आपने यहाँ से किसको अलग कर लिया? डीएनए को। डीएनए के साथ में क्या है? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य को डीएनए से अलग करने के लिए एक पात्र के अंदर, ये आपका डीएनए था, यहाँ पर आपने किसको डाल दिया? इसके अंदर चिल्ड एथेनॉल को डाल दिया। चिल्ड एथेनॉल की वजह से आपका डीएनए तो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और कोशिका द्रव्य कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। समझ गए? उतारो, ऐसे कैसे उतार लो इसको। ठंडी बियर एथेनॉल प्योर होना चाहिए। बियर में 7 से 8% ही होता है, मैक्सिमम 10%। प्योर एथेनॉल किस में आता है? लगभग 8 से 10। हाँ, स्प्रिट बोलते हैं। चिल्ड एथेनॉल, स्प्रिट एथेनॉल, इसमें होता है 90%। तो इसमें से आप डीएनए को बाहर निकाल लोगे। अब लगा लो 2 नंबर रीडिंग, डीएनए का पाचन। अब लगा सकते हो। हाँ पक्की, 100% लगा लो। रीडिंग लगाओ दूसरी, डीएनए का पाचन। हरील लिखो इसमें, डीएनए का पाचन। देखो डीएनए के पाचन में किस एंजाइम को काम में लेते हैं अपन? तो मेन पहले तो ये लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में लेंगे। पाचन का मतलब है डीएनए को तोड़ना, अलग करना, टुकड़ों में बांटना। अब लाइन लिख लो, इसमें डीएनए को शॉर्ट में आरईएन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से, इसमें डीएनए को आरईएन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से छोटे छोटे भागों में काटा जाता है। छोटे छोटे भागों में काटा जाता है। बंद कर दे। बाकी का कल 9 बज गए, बंद कर इसको पहले।